नॉर्मल बर्थ जो वेजाइनली होती है एंड सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में हम क्या करते हैं, वी गिव अ कट टू एब्डोमेन and the uterus and then we remove the baby and stitch all the tissues जो हमने कट किए। okay, then इंडिकेशन कब ये जरूरी होता है ना, हमें पता है कि जब ब्रीच होता है, मान लो हेड ऊपर है, बॉटम नीचे है, बेबी का हमारे लेग्स नीचे है, तो हमें सिजेरियन के लिए जाना पड़ता है। ट्रांसवर्स लाई है, बेबी ऐसा है, तो कैसे डिलीवर होगा? ऑब्वियसली हम सिजेरियन के लिए जाएंगे। प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा ने माउथ को जो यूट्रस का वूम्ब है, सर्विक्स है, उसको कवर कर रखा है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, बोन्स इतनी छोटी हैं कि हमारा बेबी आ ही नहीं पा रहा है, देन वी गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। सीपीडी, हेड बड़ा है, सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मतलब हेड ज्यादा बड़ा है बेबी का और हमारा इन कंपैरिजन जो पेल्विस है, जो बोन्स हैं और जो टिश्यूज है वो कंपैरेटिवली छोटे हैं। एंड वन इंडिकेशन इज सीडीएमआर, जो आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट। इसकी जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि टाइम पेन 39, 40 वीक्स, 38 वीक्स तक हमें पेन नहीं डेवलप होते, और अगर पेन डेवलप नहीं है, बॉडी रेडी नहीं है, तो या तो हम इंडक्शन के लिए जाते हैं या कई बार पेशेंट हमें कहते हैं कि मैम आप सिजेरियन के लिए चले जाओ, दैट इज सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट। प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेटा हमारी प्री ऑपरेटिव हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वो ऑब्वियसली बेस्ट पॉसिबल होनी चाहिए। यू आर विथ मी ना? वी कैन गो ऑन? यस मैम। ओके, सो हम कैसे चेक करते हैं? हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 11.5 से एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए, 12 हो तो मस्त है, उसके ऊपर प्लेटलेट नॉर्मल होनी चाहिए। कोआगुलेशन प्रोफाइल, यानी कि हम जब कट करेंगे, चाहे नॉर्मल डिलीवरी भी हो तो भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो ब्लड जमने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, कोआगुलेशन की स्ट्रेंथ हमारी अच्छी होनी चाहिए, जिसको बीटीसीटी पीटीआईएनआर से हम पता करते हैं। ऑर्गन फंक्शंस, बेसिकली हमारा लिवर, हमारा किडनी अच्छे से काम करना चाहिए, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। पीएसी क्या होती है? प्री एनेस्थीसिया चेकअप, कई लोगों ने अभी कराया होगा जिनका भी नेक्स्ट वीक ड्यू है, तो प्री एनेस्थीसिया चेकअप में एनेस्थेटिस्ट जिन्हें एनेस्थीसिया देना है, हम सर्जरी कब करेंगे, सर्जन सर्जरी कब करेगा? जब एनेस्थेटिस्ट वो पार्ट जो आपका जहां सर्जरी होनी है उसको एनेस्थेटाइज कर देंगे, है ना, जिससे आपको नम कर देंगे, पेन फील नहीं होगा, तभी तो हम सर्जरी कर सकते हैं। तो एनेस्थेटिस्ट आपसे बात करते हैं एनेस्थीसिया देने से पहले कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रेडी है, कोई तरह का ऐसा कोई इश्यू हो जिसको उन्हें ध्यान देना हो, ये सब पता करते हैं प्री एनेस्थीसिया चेकअप में। ओके, इसके बाद हमें जब सर्जरी का दिन आ गया तो हमें एनपीओ रहना होता है, खाली पेट रहना होता है। पहले हम 8 घंटे, जैसे सर्जरी मान लो आपकी 10 बजे की ड्यू है, ओके, तो 8 घंटे पहले से आप खाना पीना रोक देते थे। उसके पहले आपने मान लो 10 बजे की है तो आई थिंक 2 बजे ना, 2 बजे से पहले 1:30-2 बजे आपने अच्छे से खाया पिया रात के, ऑब्वियसली मिडनाइट में, जैसे करवा चौथ पे तो नहीं, तीज पे सहरी लेते हैं या इस पे मुस्लिम्स के रोजा पे लेते हैं ना सुबह सुबह, वैसे ले सकते हैं। आजकल अभी न्यू आया है कि आप 6 घंटे पहले भी मतलब 10 बजे सर्जरी है तो बहुत आराम से आप 4 बजे तक कुछ खा लो, 3:30-4 बजे तक, उसके बाद आप पानी भी नहीं लोगे और सॉलिड फूड तो नहीं लोगे। देन आप स्क्रब बाथ लेते हो, आप सुबह सुबह एडमिट होने जा रहे हो, उसके पहले और एक दिन पहले बहुत अच्छे से स्क्रब बाथ लेते हो, जिस भी जगह की सर्जरी हो। यहाँ सिजेरियन की बात कर रहे हैं तो उस एरिया की पूरी बॉडी को स्क्रब बाथ करना है, बट नीचे वाले नेवल के नीचे वाले एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, नॉट कि हेयर रिमूव करना है, ट्रिम करने को नहीं कह रही हूँ, जस्ट हम क्लीन वाटर वॉश अच्छे से विथ सोप वाटर हम अच्छे से स्क्रबिंग के साथ क्लीन उस एरिया को कर लें, जिससे हमारे बैक्टीरिया वहां पे ना मिले हमें। एडमिशन हम 3 घंटे पहले है, अगेन जैसे मान लो 10 बजे का सर्जरी हमने डिसाइड किया है तो 3 घंटे पहले हम एडमिट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 6 बजे हुआ ना, 6 से 7, 8, 9, 6 से 7, हाँ या 7 बजे हम एडमिट हो जाएंगे 3 घंटे पहले। ओके,
आप जब एडमिट होते हो तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप पहुंचते हो, आपको ड्यूटी डॉक्टर एग्जामिन करते हैं हॉस्पिटल में, एंड आपको कुछ कुछ एनएसटी कर ली, बेबी का हार्ट बीट देख लिया, और फिर कुछ ड्रिप्स वगैरह कनेक्ट कर देते हैं। देन जब ओटी का टाइम होता है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर पहले आप ओटी में शिफ्ट होते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, थोड़ी डरावनी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए पहले से पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप इससे फेमिलियर हो जाओ। फिर आपको बैक में एक एनेस्थीसिया दिया जाता है, रीजनल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कई टाइप के हो सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया से मतलब जिस एरिया में हम सर्जरी करने जा रहे हैं उस पोर्शन को नम किया। इससे बेनिफिट क्या है कि हम जगे हुए हैं ना, मतलब हमारा पेशेंट जिनकी सर्जरी होनी है वो जगे हुए हैं, वो आप मुझसे बात कर सकते हैं, वो अपने बेबी को फीड कराएंगे ना, आगे आप देखोगे, तो वो पूरी तरह से हमसे बात करते हुए जगे रहेंगे और सिर्फ वो एरिया नम हो जाएगा जहां पे हमें सर्जरी करनी है। इसके बाद आप जब नम होना शुरू हो जाएगा, आपको लिटा के कैथेटराइज करते हैं। सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको सब चीज पता रहेगी, तो आप फैमिलियर रहोगे, उस समय घबराओगे नहीं। आप जितना रिलैक्स रहोगे उतनी आपकी हीलिंग सुंदर होगी, और मेरे बच्चे पे, मतलब हमारे बच्चे पे इफेक्ट अच्छा पड़ता है। बच्चे, आप जितना एंग्जाइटी, कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा हुआ तो उस समय ग्रह नक्षत्र कैसे थे, उसकी पूरी लाइफ पे उसकी कुंडली बन जाती है। खैर वो तो असर करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मदर के उस समय जो थॉट्स चल रहे होंगे, जो मेंटल स्टेटस होगा, उसका हमारे बच्चे पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप जितना रिलैक्स रहोगे, काम रहोगे, कूल रहोगे, उतना हमारा बेबी पूरी लाइफ अच्छा। आप म्यूट कर सकते हो ताकि आप मेरी बात क्लियरली सारे लोग सुन पाए, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। देन ओटी में उसके बाद हम आपको पेन ड्रिप कर देते हैं। पेन ड्रिप मतलब पूरी तरह से पहले क्लीन करना, बीटा सबसे पहले क्लीन किया बीटाडीन स्क्रब से, उसके बाद हमने उसको ड्राई करके उसके ऊपर स्टेराइल शीट्स बिछा दी, जिससे वो एरिया बैक्टीरिया फ्री हो जाए एज फार एज पॉसिबल, ऑलमोस्ट नो बैक्टीरिया जोन बन जाए, वो एसेप्सिस मेंटेन करते हैं। तो आप देखो पूरी तरह से आप कवर्ड होते हो, और एक कर्टेन आप देख पा रहे होगे जो आपके और मेरे बीच में होता है, मतलब सर्जरी वाले प्लेस पे और आपके बीच में, जहां से आप देख सकते हो, मुझे तो आप देख सकते हो, हम बात कर पाएंगे, ऑब्वियसली सर्जरी वाला प्लेस आप नहीं देख पाते। ओके, और these are the few steps जो मैंने पिक्चर ली थी जस्ट आपको बताने के लिए। तो हमने ऑप्टिमम इंसिजन दिया, ना बड़ा ना छोटा, जिसमें से बेबी और बेबी का हेड आ जाए। देन हमने बेबी को डिलीवर कराया। बेबी को डिलीवर कराने के बाद हम डीलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं। आप सभी जानते होंगे कॉर्ड क्लैंप हम जल्दी नहीं करते, जिससे हमारे बेबी को बहुत बेनिफिट मिलता है, उस तक बहुत सारा ब्लड आ जाता है। तो उस टाइम पे आप सेकेंड पिक्चर देख पाओगे। ये तो मेरी एक हैबिट है, मैं बच्चे को, चाहे वो नॉर्मल बर्थ हो चाहे सिजेरियन हो, बेबी के सर पे जस्ट अ टच सेंसेशन, मेरी ब्लेसिंग्स की तरह, गॉड की ब्लेसिंग्स की तरह मैं टच करती हूँ। वो टाइम पीरियड थोड़ा बच्चे को ब्लड फ्लो जाने में, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग में हेल्प कर देता है। देन हमने बेबी को दे दिया पीडियाट्रिशियन को। बच्चे जब 2 मिनट हो गए, कॉर्ड क्लैंप करी और पीडियाट्रिशियन को हमने दे दिया। देन जो स्कार जो हमने इंसिशन दिया था उसको क्लीन एब्जॉर्बेबल सूचर से, आप देखोगे कहीं भी बाहर आपको सूचर नहीं नजर आएंगे, उसको हमने क्लोज कर दिया। तो जैसे एब्डोमेन खोला था सारे लेयर्स, वैसे ही वैसे एब्जॉर्बेबल सूचर से ब्यूटीफुली ढंग से हमने उसको क्लोज कर दिया। देन ये मैं मदर की साइड से पिक्चर ले रही हूँ, और ये पिक्चर मैंने फेसबुक पे लोड की थी, तो हमारे पेशेंट को उसकी मतलब परमिशन है ही मुझे, फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया है उन्हें। तो ये सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि हम गोल्डन फर्स्ट आवर फीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करना हर गायनेकोलॉजिस्ट करना चाहता है और करता ही होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी भी, जब नॉर्मल डिलीवरी हुई तो डेफिनेटली हम गोल्डन फर्स्ट आवर कराएंगे तुरंत, विद इन 2 मिनट्स। और आफ्टर विद इन ड्यूरिंग सिजेरियन भी हम बेबी को फीड कराते हैं जस्ट आफ्टर सर्जरी। पीडियाट्रिशियन ने जरा सा क्लीन किया, इट में टेक्स 2 to 3 मिनट्स, और उसके बाद बेबी मदर से टच करता है और फीड भी लेता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। उस समय कोलेस्ट्रम आप जानते हो जो टच होके मदर बेबी को जाता है, दैट इज वेरी हेल्दी।
एंड दिस कर्टन में इंश्योर कि अगर हम, जैसा कि कोरोना के पहले मैं हबीज को, पेशेंट्स के हस्बैंड को वहीं प्रेजेंट रखती थी, वो उनका हाथ पकड़ के उनके साइड में स्टूल लगा के बैठ सकते हैं अगर उनकी हिम्मत है। हॉस्पिटल अगर अलाउ करता है, हमारे एनेस्थेटिस्ट अलाउ करते हैं। कोविड टाइम पे तो डेफिनेटली उन्होंने अलाउ करना बंद कर दिया, बट आई एम ऑलवेज हैप्पी कि हस्बैंड अगर साथ में रहते हैं पेशेंट के तो मेंटल सपोर्ट देते हैं और वो इंजॉय कर सकते हैं उस मोमेंट को। तो जो भी डॉक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर, मींस गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, आपके एनेस्थेटिस्ट एंड हॉस्पिटल, अगर वो तीनों रेडी होते हैं तो इट कैन बी डन। इट्स वेरी वंडरफुल थिंग कि आप उस मोमेंट को एक साथ एंजॉय कर सकते हो। And then this is just few more things जिसको स्ट्रिक्ट एसेप्सिस हम मेंटेन करते हैं बेटा सर्जरी के, पूरे सर्जरी के दौरान हम ऑप्टिमम टाइम देते हैं ना। सर्जरी बहुत लंबी होनी चाहिए ना बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, हरी में भी नहीं होनी चाहिए, और बेवजह हम डिले नहीं करते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल उसको मतलब ऑप्टिमम टाइम में करते हैं। प्रॉपर हीमोस्टैसिस करते हैं, कहीं भी ब्लीडिंग नहीं रह जानी चाहिए, और बेस्ट पॉसिबल वाइप्स देते हैं इसमें। अच्छा मैं बोल रही थी, आपने सुन नहीं पाया होगा, अक्सर मेरी चाहे नॉर्मल बेबी बर्थ हो चाहे सिजेरियन हो, जितना बेस्ट वाइब्स मैं दे सकती हूँ उस एनवायरनमेंट का कि मेरा बेबी उस समय वर्ड में एंटर कर रहा है, तो वो मैं देती हूँ। उसी में एक पार्ट होता है ओम चैंटिंग चलती रहती है। आई लव दैट कि वाइब्रेशंस बेटर होंगे तो हमारे बच्चे पे बेहतर असर पड़ेगा। सो रिकवरी, नाउ रिकवरी इट टेक्स देखो क्या, आप मुझे तो देखा नहीं जा रहा है। हाँ अभी आप म्यूट कर लो, हम अभी क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं बेटा। 2 से 4 घंटे पे आप फीट एंड लेग मूवमेंट्स कर सकते हैं। 4 से 6 घंटे में आप ओरल सिप्स लेते हो, देन लिक्विड्स एंड डाइट, जैसे से आप एक्सेप्ट करते जाते हो आप ओरल सिप्स से लेकर डाइट पे आ जाते हो 6-7 घंटे पे। 12 से 24 घंटे पे आप आराम से टर्निंग ऑन बेड शुरू करते हो, 12 घंटे पे, देन वॉक शुरू कर देते हो, क्योंकि जो हमने कैथेटर डाला है वो 12 से 24 घंटे में, डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा लगता है हम उसको रिमूव कर देते हैं, आप चल सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। 48 से 72 घंटे पे आप हॉस्पिटल से बैक होम आ जाते हो विथ योर एंजल और लिटिल चैम्प। एंड बट कई बार जो हम CDMR के लिए जाते हैं, सिजेरियन ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट, तो ये मैं बता देना चाहती हूँ बच्चे, CS एक मेजर ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा माइनर ऑपरेशन है। उसके अपने नुकसान, अपने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट हाँ ये भी बात कि हम सिर्फ केयर कर सकते हैं। एक डॉक्टर, एक सर्जन क्या करता है बच्चे, कट करता है एंड स्टिच बैक कर देता है बेस्ट पॉसिबल वे में, बट नेचर हील करता है, आपकी बॉडी उसे हील करती है, आप उसे हील करते हो। वी डॉक्टर्स आर जस्ट गॉड के इंस्ट्रूमेंट हैं, we just do our work, but healing depends on nature. Now I am open for question answer. You can unmute and you can start your question answer session now. Yes, anyone? Ina, any question? डॉक्टर ये पूरे सी सेक्शन की ड्यूरेशन कितनी होती है टोटल, एंड अगर सपोज ट्विंस का केस है तो भी सेम होती है, मतलब एक नॉर्मल बेबी मतलब ऑलमोस्ट सेम होती है। सिजेरियन हमारा लेता है डिपेंडिंग ऑन सर्जन। अब यहाँ मैं कहूँ तो जब मैं PG कर रही थी आज से करीब 20 साल पहले बेटा, तो 12 मिनट में भी मैंने सर्जरी की है स्किन टू स्किन, लेकिन वो समय और था, वो एक होता था ना कि रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करना है, वो बचपना था बच्चे। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन सर्जन टू सर्जन। 20 मिनट्स फॉर मी, अगर बहुत इजी है। मेडिकल कॉलेज के पेशेंट बहुत थिन बिल्ट होते थे बच्चे, तो उनकी सर्जरी करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता था, बट अगर फैट ज्यादा है तो इट मे टेक 40 minutes, sometimes 45 minutes, but average is 30 minutes almost skin to skin. But it depends on surgeon to surgeon ना, कोई complication है, अंदर कुछ चिपका हुआ है, previous surgery है, कुछ भी है, तो it may take time. और मैम ये हीलिंग होने में कितना टाइम लगता है स्टिचेस? बताया, it depends on me, it depends on you obviously, जिसकी सर्जरी हुई है बेटा और कैसी सर्जरी हुई है। तो जैसे मैंने अपनी, मेरे दोनों सिजेरियन ही है एक्चुअली,
तो शौर्यन के समय मुझे याद है मैंने कैथेटर नहीं पढ़वाया था, मैं थोड़ा सा क्योंकि पीजी फर्स्ट ईयर थी ना, मैं सब पेशेंट्स को देखती थी, तो मैंने कहा मैं कैथेटर नहीं पढ़वाऊंगी, वो भी एक इमेच्योरिटी थी। तो मुझे 3 से 4 घंटे में ऑब्वियसली ब्लैडर फुल हो गया, तो यूरिन के लिए जाना था, तो मैं चल के गई थी बेटा, तो बड़ी मुश्किल हुई थी, बहुत पेनफुल था, लेकिन मैं चल के टॉयलेट गई थी 3 से 4 घंटे में। तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट स्पाइनल हेडेक एक चीज होती है जिसके लिए वो चाहते हैं कि आप 12 से 24 घंटे बेड पे रहो, इसलिए हम उसके पहले आपको चलना, सर उठाना ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं। बट रिकवरी एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन यू। जितना अच्छा बेस्ट हेल्थ में जाओगे सर्जरी के पहले, मतलब सर्जरी के लिए, आपकी हेल्थ पहले से अच्छी है, हीमोग्लोबिन बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, आप पॉजिटिव रहते हो, आप कूल एंड काम रहते हो, आपकी पेन टॉलरेंस अच्छी है, तो हीलिंग में टाइम नहीं लगता। और मैम जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है उसका कितना ड्यूरेशन तक रहता है? बच्चे 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको दर्द बिल्कुल पता नहीं चलता, और सर्जरी होने के साथ साथ खत्म होते होते आपको पेन का एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, ताकि जब वो 2 एनेस्थीसिया का इफेक्ट चला जाएगा तो आप को पेन ना पता चले, कम पता चले। ऑब्वियसली मेरे समय तो मुझे याद है बहुत पेन लगा था यार, मतलब फर्स्ट बारी में पता नहीं उन्होंने पेन का इंजेक्शन देना भूल गए थे। इट वाज अराउंड 18 इयर्स बैक ना। ओके और मैम मैंने भी रिसेंटली सुना है कि किसी से कि जैसे उनका मिल्क आया ही नहीं, तो जैसे 1 आवर में फीड कराना होता है, तो इन दैट केस क्या फॉलो करेंगे फिर? गुड क्वेश्चन। देखो रेशल ना, या आई डोंट नो, मैं सुन नहीं पाई बच्चे, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मिता। देखो आजकल सीरियसली कई लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, खासतौर से अगर हमारा वजन थोड़ा नन्हा सा ज्यादा है, जितने पतले लोग होते हैं उनको इजी होता है, बट इट्स नॉट अ रूल, कई बार इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। बट हाँ, गोल्डन फर्स्ट आवर फीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? इट्स नॉट कि उस समय मिल्क आना ही चाहिए, कोलेस्ट्रॉल आना ही चाहिए, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट टू गिव अ इंडिकेशन, वन सिग्नल टू माय माइंड, मतलब जो प्रेग्नेंट डीवा है जिनकी डिलीवरी हुई है, उनको, उनके माइंड को ये सिग्नल देने के लिए करते हैं कि हाँ हमारा बेबी बर्थ हो गया है, अब मिल्क सिक्रीट करो। अंडरस्टूड? तो दिस इज जस्ट एन सिग्नल। उसी में अगर कोलेस्ट्रॉल आता है हमारे बेबी तक जाता है, वंडरफुल, नहीं आता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। हमारे माइंड को सिग्नल मिल गया, हमारे ब्रेस्ट ने, हमारे ब्रेस्ट से बेबी का लिप्स टच हुए, तो पता चला माइंड को कि नहीं यार अब डिलीवरी हो गई है, अब ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट करना है। ओके ओके मैम आपने जब शुरू में बताया कि सिजेरियन के लिए क्यों जाते हैं, तो उस समय पे आपने बताया कि पेल्विक बोन्स का जो साइज होता है उस पर भी मैटर करता है, तो वो जो एक प्रोसीजर है कि वो कैसे डिटरमिन करते हैं हम लोग? पेल्विक असेसमेंट पे मुझे लगता है हम अलग से क्लास लें तो मजा आ जाएगा, आई थिंक लेना चाहिए बेटा। तो पेल्विक असेसमेंट हम 37-38 वीक्स पे करते हैं। इस पे तुम जब भी कहोगे हम एक एक दिन में 2-2 क्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, बट उसको जब तक डिटेल में अच्छे से ना बता जाए मजा नहीं आएगा। तो शायद ओके, तो विल टेक सून, जब तुम लोग कहो, मैं कभी भी ना, यू नो ना, क्लिनिक में बैठ के बताती हूँ, जस्ट कंप्यूटर ऑन करके बताना है। ठीक है, विल डिस्कस डेफिनेटली। मैम आई वांटेड टू नो, सेरेब्रल फ्लूइड लीक सिजेरियन में होता है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है पल्लविका। आई एम वेरी ग्लैड कि तुम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन टच कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। चलो हाँ, तो देखो CSF लीक यूजुअली पहले बहुत होता था बच्चे, क्योंकि स्पाइनल नीडल जिससे एनेस्थीसिया दिया जाता था वो कंपैरेटिवली थिक होती थी। ओके अभी बहुत थिन नंबर से, जैसे मुझे याद है जब मुझे सिजेरियन हुआ था तो आई थिंक 18-19 नंबर या 19-20 नंबर से लगा होगा। अभी तो जहां तक मुझे पता है 23 नंबर 24 गैस की नीडल यूज की जाती है, बहुत ही थिन होती है बेटा। इससे स्पाइनल हेडेक ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुके हैं बेटा। लेकिन इसी के लिए एनेस्थेटिस्ट कहते हैं कि आप मैम लेटा के रखो पेशेंट, 12 से 24 घंटे, पिलो मत लगाओ। तो मैं, मेरा बस चले तो हम आपको उठा दे 6 घंटे पे कि नहीं यार चलो, बट मैंने क्यों कहा कि हम लेग मूवमेंट करेंगे, टर्निंग ऑन बेड करेंगे, क्योंकि ना वो 24 घंटे तक हेड ऊपर करने को मना करते हैं एनेस्थेटिस्ट, तो स्पाइनल फ्लूइड का लीक बचाने के लिए। ओके
Okay, ma'am, actually in my case, my first son was born through cesarean, and I believe I know. I had that cerebral fluid leak because आंखों से बिल्कुल बहुत ज्यादा पानी आ रहा था and headache बहुत ज्यादा था. बिल्कुल बेटा So बिल्कुल। जो ये मुझे बताया गया था कि ऐसा हुआ है आपके साथ, तो is it possible कि in case second के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हो होगा सकता ना, we है? will take care बच्चे। पल्लवी का Okay. 99.9999% नहीं होगा, you will see। और ठीक है. अगर होता है तो मैं हूं ना, तुम्हें कुछ Okay. घंटों में ही मैं आराम दे दूंगी। ओके Right. Thank you so much. मैम जैसे मैं इकोस्प्रिन ले रही हूँ, तो उस केस में एक्सेस ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे क्या? इकोस्प्रिन को इसमें हम इसीलिए ऑलमोस्ट 72 आवर्स पहले बंद कर देते हैं। और बाई चांस तुम देखोगे कि 70 अगर हम 150 ले रहे हैं तो 34 वीक्स पे हमने उसको 75 mg कर देना है। 75 का इफेक्ट, मान लो कोई इमरजेंसी हो गई, हमें बीच में ही 75 इकोस्प्रिन खा रहे थे और एडमिट होना पड़ गया, तो यूजुअली 75 का उतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन डेफिनेटली जब हम इलेक्टिव सर्जरी में जाते हैं, हाँ यहाँ पे इलेक्टिव और इमरजेंसी सर्जरी मैंने नहीं बताई। इलेक्टिव मतलब प्लान सर्जरी, पहले से हमने प्लान कर लिया है 5 दिन पहले कि ओटी बुक कर ली, दैट इज इलेक्टिव सर्जरी, दिस इज ऑलवेज बेस्ट। इमरजेंसी सर्जरी, मान लो हमें ड्यूरिंग वाटर ब्रेक हो गया, कुछ हो गया, हमें इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ा, या लेबर के दौरान कोई दिक्कत हुई, बेबी बर्थ के दौरान हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ा, दैट इज इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन मान लो कि पहले से हमने बंद नहीं किया है, तो डेफिनेटली थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इट कैन बी टेकन केयर। बट हाँ, डेफिनेटली हम बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि जब हम सर्जरी प्लान करें उसके 3 दिन पहले, एटलीस्ट 72 घंटे पहले हम इकोस्प्रिन बंद कर दें, और 34 वीक्स से हम 150 को 75 में कन्वर्ट कर दें, और 37 वीक्स पे हम 75 भी बंद कर दें। वी मेक श्योर। ओके बच्चे, सिरत हम बी बैक पे अगेन नेक्स्ट क्लास लेंगे बच्चे। नेक्स्ट मतलब जब भी तुम लोग कहोगे। मैं चाहती हूँ हर एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है ना उसको प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाए, है ना। Hi doctor, just wanted to ask what does PAC comprise of? Since we are also scheduled for surgery next week, so just wanted to know what kind of एनेस्थेटिस्ट आपसे बात करते हैं बेटा, एनेस्थेटिस्ट एक दिन पहले तक आपसे बात करेंगे, और बाई चांस मिस होती है तो जब आप एडमिट होते हो तो वो आपसे मिलते हैं आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, और आपसे डिटेल में बहुत सारी बात पूछते हैं। आपको किसी ड्रग से एलर्जी है, आपका पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, आपको बहुत सारी बातें पूछते हैं बच्चे, और उससे वो असेस करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थीसिया के दौरान उनको क्या चीजों का ध्यान रखना है। ओके, दिस इज एमडी एनेस्थीसिया डॉक्टर, मतलब आई एम एमडी गायनेकोलॉजिस्ट ना, तो वो एमडी एनेस्थेटिस्ट होते हैं। सो डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट स्पेशलिटी ना। एक क्वेश्चन मैं देख पा रही हूँ, रेशल, फ्रॉम विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज सिजेरियन सेक्शन कंसीडर सेफ? ओके, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, कब सिजेरियन सेक्शन अगर इलेक्टिव प्लान करना है तो कब करना है बेटा? हमेशा हम आई थिंक यही ना रेशल? यस डॉक्टर। हाँ रेशल, ऐसा है, देखो बेटा, हम कभी भी सिजेरियन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली हम जाएंगे टर्म होने पर, टर्म प्रेगनेंसी मतलब 37, 38, 39। पहले 37 पे भी लोग करते थे, अगर सब कुछ अच्छा है तो 39 वीक्स तक जाते हैं। मान लो प्रीवियस सर्जरी है, किसी का पहले सर्जरी हुआ है, तो ऑब्वियसली हम, मान लो पहले किसी की सर्जरी हुई है 35 वीक्स पे, तो डेफिनेटली मे बी हम 37, 38, 39 वीक्स तक हम वेट ना कर पाए, बट हम कॉशियसली कोशिश करते हैं वेट कर लें। तो माय आंसर इज एट टर्म प्रेगनेंसी। बट मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन किसी तरह का किसी को है, बीपी बढ़ रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है या प्लेसेंटा प्रीविया है और साथ में बीपी भी बढ़ रहा है, तो मे बी कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई ऐसा रीजन हो तो हम जल्दी भी जा सकते हैं बेटा, 34, 35, 36 वीक्स का भी डिपेंडिंग ऑन कैसा केस है। और उसके लिए हम अपने बेबी को फंक्शनली मेच्योर करने के लिए, कि उसका लंग मेच्योर हो जाए, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम कुछ इंटरवेंशन करते हैं, कुछ मेडिसिन के लिए जाते हैं, जो हम पर्सन टू पर्सन आपको बताते हैं, आपके डॉक्टर, आपके गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं। मैम ये जो आपने लंग्स मैच्योरिटी का भी आपने बोला, तो ये 37 वीक्स तक हो जाता है राइट? उसके बाद बच्चे का लंग्स मैच्योर है?
35 वीक्स तक भी हो सकता है बेटा, अगर हमारा पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेग्नेंट डीवा जा रही है। तो ड्यूरिंग नॉर्मल बर्थ प्रोसीजर जब पेन आते हैं ना, तो हमारे बेबी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे बेबी को उसका बेनिफिट मिलता है और उसके लंग मैच्योर हो जाते हैं। बट अगर स्मिता हम कहें कि हम नेचुरल सिजेरियन के लिए डायरेक्ट जा रहे हैं ना, इलेक्टिव सिजेरियन, तो मैं कहूंगी 37 भी बेहतर वर्ड नहीं है, 39 विल बी बेटर। अदरवाइज हम 37 पे भी मे बी डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट हम स्टेरॉइड इंजेक्शन सोच सकते हैं। ओके मैं हमेशा बताती हूँ ना, 99% तो 37 पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली बेबी को, बट 1% कभी कभी टीटीएन हो जाता है, ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। तो उससे बचने के लिए कि हमें निकू में ना रखना पड़े 1% बेबी को भी, मतलब 100 में से एक बच्चे को भी ना रखना पड़े, तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि स्टेरॉइड के शॉट्स के लिए चले जाएं क्या। ओके बट 99% बेबीज तो 37 वीक्स पे ओके रहेंगे बेटा। ओके थैंक यू। ओके आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ, नहीं तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। एनीवन एल्स? मैम एक क्वेश्चन है, मतलब नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सिजेरियन सेक्शन, बट इट इज सेड ना कि ऐसे प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स में ऐसे लीकेज स्टार्ट हो सकता है निपल से, टू इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द, बट हाँ अगर बिल्कुल वो बेटा, उससे कोई भी नुकसान नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप अगर नेचुरल बर्थ के लिए जा रहे हो तो आप जो निपल स्टिमुलेशन कर रहे हो उससे भी कोई नुकसान नहीं है, बस कहते हैं कि छेड़ना नहीं है। लास्ट मंथ में इसलिए स्टार्ट होता है कि बॉडी आपकी रेडी हो रही है, ब्रेस्ट आपका रेडी हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और बॉडी इंडिकेट कर रही है कि नेचुरल बर्थ जल्दी ही जाना चाहिए। आपके हॉर्मोन्स ये कह रहे हैं कि नेचुरल बर्थ होना चाहिए अब, तो आप जितना फिजिकली और अच्छे से रेडी होगे अपने नेचुरल बर्थ के लिए, अपने को रेडी करोगे, उतना बेहतर होगा। एनीवन एल्स? तो मैम अगर लीकेज नहीं हो रहा है तो इज इट नॉर्मल? लीकेज नहीं हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, your colostrum leakage is not like it is there in every case. It depends No, from it's person to person. Your body weight has to play a role in this. नहीं, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, जस्ट लीव इट। बस ये है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताते हो ब्रेस्ट मिल्क लीक कर रहा है, तो वो एक बार कोरिलेट कर लेते हैं कि हाँ प्लेसेंटा हमारा कितना मैच्योर है, अभी हमें नॉर्मल बर्थ के लिए कितना टाइम है, ऐसा हो सकता है। दैट्स इट। उसको छेड़ना नहीं है, ना उस मिल्क को निकालना है। ओके Yes, ma'am. so anything else? Can we conclude, or anyone want to? Enema is also used before C-section. हाँ मैं ये भी गुड क्वेश्चन बच्चे कि इनिमा यूज करते हैं बच्चे कई बार। अगर आपने पॉटी अच्छे से सुबह आपको क्लीन हो गई है तो मे बी हम नहीं करते, अदरवाइज हम इनिमा यूज करते हैं। इसका पर्पज ये सिर्फ है कि आंतें हमारी मतलब रेक्टम एंड कोलन अच्छे से क्लीन हो जाए। तो कई बार वी कैन गो फॉर इनिमा डिपेंडिंग ऑन कि आपकी नीड कैसी है। ओके एनीथिंग एल्स? एक्चुअली लिखे हुए मैं सारे पढ़ नहीं पा रही हूँ बच्चे, अगर आपने लिख रखा है चैट में तो आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लो। जो मुझे नजर आ रहा है वो तो सी सेक पे मैंने बता ही दिया, एंड दैट्स इट आई थिंक। सो आई थिंक वी कैन कंक्लूड ना। Ma'am, एक stupid question और है. By chance Any आप stupid available question नहीं is good. No question is silly ना यार. You are most welcome. मैम हाँ जी, अगर बाई चांस सी किसी का सडन हो एंड आप अवेलेबल ना हो तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, बिकॉज वो पैनिक क्रिएट कर देगा योर प्रेजेंस बीइंग नॉट देयर। ऐसा नहीं होता बच्चे, अगर मैं यहाँ पे हूँ, देखो कभी कॉन्फ्रेंस, मान लो अभी तो वेबिनार्स ही हो रहे हैं, जिससे पहले AICOG होता था साल में एक बार ना, तो हम जाते थे ना 3 दिन के लिए। मान लो ऐसा कुछ हो, अगर मान लो मैं नहीं हूँ, मतलब आउट ऑफ द स्टेशन हूँ, तभी मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी आपको, तभी मैं सर्जरी आपकी नहीं कर पाऊंगी। अदरवाइज तो मैं आपके पास रहूंगी कैसे, मैं बताती हूँ। मान लो कि मैं किसी फंक्शन में गई हूँ, किसी मैरिज में गई हूँ, नोएडा से गाजियाबाद है ना, या दिल्ली। आप हॉस्पिटल पहुंचते हो बेटा, और हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरे पास कॉल आता है, या आप पहले से कोई इमरजेंसी होती है, कई बार आप मुझे मैसेज और कॉल कर देते हो, है ना, तो मैं तैयार हो जाती हूँ कि ऐसा कुछ है, मुझे समझ आ जाता है कितनी बड़ी इमरजेंसी है,
तो कई बार हम अपना फंक्शन छोड़ते हैं बेटा, फंक्शन छोड़ के हम निकलने लगते हैं आपके लिए, डिपेंडिंग ऑन कितनी इमरजेंसी है, और आपको शिफ्ट करने, आपको रेडी करने में टेक्स एटलीस्ट हाफ एन आवर बेटा। कितनी भी इमरजेंसी हो ना, इससे जल्दी हो ही नहीं पाता। एनेस्थेटिस्ट रेडी करेंगे, आपको एनेस्थीसिया देंगे, आपको पेन ड्रेप किया जाएगा। अल्टीमेटली वैसे तो मैं एनेस्थीसिया से पहले अवेलेबल होती हूँ, ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ी तो हो सकता है मैं रश कर रही हूँ आपकी तरफ टुवर्ड्स हॉस्पिटल, हो सकता है मैं झुमकी और साड़ी में आपके पास पहुंचूं और पेन ड्रिप होते ही मैं वहां अवेलेबल रहूंगी। तो इट टेक्स हाफ एन आवर, तो कहीं भी मैं हूँ आई थिंक हाफ एन आवर काफी रहता है आप तक रश करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, और इतना एटलीस्ट टाइम लगता है आपको हॉस्पिटल पहुंच के ओटी में शिफ्ट होने के लिए। बट मान लो बेटा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाई चांस AICUG की मीट के लिए हूँ, और टचवुड अभी देखो मैं 3 दिन के लिए बाहर गई थी और टचवुड कोई भी नहीं फंसा, लिटरली नजर ना लगे। बट होता है ना कि बेबी खुद चाहता है बेटा किसके हाथों डिलीवर होना है या किस टाइम डिलीवर होना है, तो बेबी किसी और डॉक्टर के हाथों डिलीवर होने वाला होगा ना, तो नोबडी कैन स्टॉप, तो ठीक है ना, इट्स ओके। हमेशा अच्छा होना चाहिए बेटा, मैंने बताया ना हम सारे डॉक्टर्स गॉड का इंस्ट्रूमेंट है, तो हम हमेशा कह के जाते हैं बच्चे, किसी भी डॉक्टर को बता के जाते हैं। आप एडमिट होते हो, आप क्या सोचते हो 3 दिन के लिए, जब मैं बाहर गई थी अभी अपने इन-लॉज के प्लेस पे, तो मैंने कम से कम 100 कॉल्स अटेंड की थी पेशेंट्स की और हॉस्पिटल से। तो जब तक कॉल से काम चल रहा है आई एम देयर, बट जब हाथों का काम पड़ेगा तो हो सकता है कि मैं फ्लाइट पकड़ के लिए आपके साथ, मतलब आपके लिए आ जाऊं। अगर मुझे लगता है 4-5 घंटे में आपको सर्जरी की नीड है, कोई इमरजेंसी नहीं है, मान लो तुरंत का कोई इमरजेंसी पड़ता है, तो जिस डॉक्टर से मैं कह के जाती हूँ, जो मुझसे ज्यादा ही एबल होंगे, मे बी मेरे सीनियर्स होंगे, तो उनको बोल के जाऊंगी बेटा। और जब आप एडमिट होगे तो भी मैं उनको जस्ट करूंगी, उनको बताऊंगी कि यार ये पेशेंट मेरा एडमिट हुआ है, आपको जाना पड़ेगा। तो नो वरी, आप मेरे हाथ नहीं होंगे तो मेरा जैसा ही कोई हाथ होगा, मैं दूर से रहूंगी तो आपको 2 डॉक्टर की हेल्प मिलेगी। डोंट वरी एट ऑल, ओके। तो आपका Thank you, क्वेश्चन doc. That सॉल्व हुआ? helps. हाँ जी, हाँ? that helps, doctor. It helps. तो बिल्कुल भी पैनिक की जरूरत मैम, नहीं है बच्चे, और अल्टीमेटली हमेशा ये याद रखना बेटा, उस बेबी को आना है, हाथ किसी के भी हो, करने वाला तो ऊपर वाला है। लिटरली हम कितने भी मेडिकल एडवांसेस में बैठे हो बच्चे, कितनी भी बड़ी बड़ी सर्जरी करते हो, कितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज करते हो, लैप्रोस्कोपी करते हो, लेकिन ट्रूथ इज कि ऑलमाइटी एंड नेचर डज एवरीथिंग, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। मैम सिजेरियन के बाद जनरली आफ्टर हाउ लॉन्ग कैन वी गो फॉर द मसाज, जो जैसे इमीडिएटली यार, घर पहुंचो मसाज शुरू कराओ। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, इसी के साथ मैं ये भी बता दूं बेटा, 3 दिन बाद आप घर पहुंचते हो, चौथे दिन से आप मसाज स्टार्ट कर सकते हो। पेट पे जो टमी वाला एरिया है उस पे बहुत प्यार से साफ हाथों से आप मसाज कर लो, पूरी बॉडी में पूरी तरह से कर सकते हो आप। और एक चीज और इसी के साथ, मैं हमेशा बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ उसकी, क्या बनता है वो जो मम्मा लोग बनाती हैं, क्या कहते हैं उसको, हलवा जो बनाती हैं, उचवानी हरीरा, हर जगह अलग अलग चीजें कहलाती हैं बेटा, वो सिजेरियन के बाद भी खाना है। प्लीज नोट इट डाउन कि वो जरूर खाना मैम, वो है, हल्दी वाले हलवे बिल्कुल खाना है बच्चे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी मीटिंग ऑफ होने वाली है, तुम जानते हो ना, जूम पे करती हूँ विच हलवा बच्चे, वो मैम, कौन क्या सा कहते हैं यार, ओछवानी हरीरा, कुछ कुछ जड़ी बूटी डाल के हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आई डोंट नो, सोंठ हल्दी, जो मैम, बॉडी को हमें नहीं बहुत तरह से मालूम। बेनिफिट करती है। कोई बात मैम, नहीं, घी, सोंठ, मेरी हल्दी, मदर ड्राई इन फ्रूट्स लॉ ये को वाले। सेशन लेना पड़ेगा। सुनो, तो मैम, ये आपको जो भी रेसिपी आप, देनी चाहिए नेक्स्ट हाँ क्लास में। सीरियसली, मेरी मदर इन लॉ के पास बहुत हेल्दी और बहुत यमी रेसिपी होती है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, वो आपके यूट्रस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और आपकी बॉडी को रीशेप करता है बेटा, है ना, रीमॉडल करता है। जो वजन हमने गेन किया है, बॉडी जो हमारी बल्क हो गई है, वो बहुत सुंदर कर देता है। मिल्क सिक्रीशन बहुत अच्छा करता है बेटा, बहुत सारे बेनिफिट है। तो सिर्फ ये नोट डाउन करा रही हूँ बेटा, ये मत सोचना, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ये ना सोचें मदर इन लॉ की बेटा आपका ऑपरेशन हुआ है आप ये मत खाना, प्लीज खाना। मेरे दोनों सिजेरियन हुए हैं, दोनों बच्चों में मैंने छक के खाया है। और किसी और का बेबी होता है ना, श्रेया मेरी कजिन सिस्टर है, उसका बेबी होगा तो मैं खाऊंगी, आई लव दैट एक्चुअली। तो प्लीज खाना। मैम डाइट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता सी सेक्शन के बाद? नहीं, फॉर मी नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। और फिर अगेन मेरी मीटिंग ऑफ होने वाली है, लेकिन बताऊं
कि मैंने अपने सर्जरी के बाद, शौर्यन के होने के बाद विद इन 1 आवर मैंने बूंदी का वो मगज वाला बेसन का लड्डू खाया था बेटा, क्योंकि सब खा रहे थे। मैंने कहा मैं क्यों ना खाऊं। हस्बैंड ने कहा, हस्बैंड इज नॉन मेडिको, उन्होंने कहा कि यार तू खाएगी, डॉक्टर मना करेगा। मैंने कहा डॉक्टर मैं हूं, मैं पीजी कर रही थी ना, मैंने कहा डॉक्टर मैं हूं कि आप, मैं खाऊंगी। तो मैं तुम लोगों के साथ इतना वियर्ड नहीं जाती कि हाँ तुम्हें कह दूं कि आधे घंटे में 1 घंटे में खा लो, बट हाँ 4 घंटे में पानी आपको पिलाती हूँ, आप एक्सेप्ट करते हो तो 5 घंटे में कोकोनट वाटर, और 6ठे घंटे में आपको मील खाना खिलाती हूँ बच्चे। एब्सोल्युटली आप वो हर चीज लो जो नेचुरल बर्थ के बाद लेते हो। सो आई थिंक आई शुड फिनिश यार, खत्म होने जा रहा है हमारा टाइम, फिर हमें Ma'am, can Okay. I ask the last question? फास्ट। Ma'am, the last question I want to know, how fast the tummy goes inside after C-sec? Does it तुम तो really go पतले दुबले हो inside? पल्लविका, तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं जरूरत है। Ma'am, I जितनी still have a जल्दी little तुम tummy after first C-sec. चुप That's why I रहो तुम। wanted to know, can I go back? जितना आप एक्सरसाइज करते हो ना बच्चे, मेरी तरफ से आप फिजिकली एक्टिव हो सकते हो, धीरे धीरे आप एक्सरसाइज लर्न करते हो, मतलब रिज्यूम करते हो। 15-20 दिन बाद आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो बच्चे, 2 महीने बाद आप क्रंचेस भी करते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप बहुत, और जितना अच्छा फीड कराओगे बेटा उतने जल्दी आप रीमॉडल होते जाओगे। ठीक है, तो आप डेफिनेटली, आप देखते हो ना शिल्पा शेट्टी और ये सारी क्या है, वो तो एकदम ही से रीमॉडल हो चुकी हैं, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। आप तो